हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि टेट के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो लेकर आए, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर में के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टेट में है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो गाइस रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आपकी सजेशंस पे और जो मुझे भी लगा कि आपकी थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो तो आपका लगभग प्लेलिस्ट से कवर हो ही चुका है। 14 से 15 चैप्टर हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं, यानी कि 14 से 15 टॉपिक जो साइकोलॉजी के लिए इनफ है। एचपी टेट की बात कर रहा हूँ मैं गाइस, सी टेट के लिए हल्का सा उसमें नहीं है पूरा कंटेंट, लेकिन एचपी टेट का जो हमारी प्लेलिस्ट में 14 से 15 टॉपिक है उन्हीं को अगर आप कवर करके जाएंगे तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपका 30 में से 28 या 29 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सारे जो टॉपिक वहाँ पे करवा रखे हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अब फिर से वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर आपकी अभी तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है साइकोलॉजी के, और कम दिनों में कम समय में अपने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं एचपी टेट के एग्ज़ाम में, जो कि दिसंबर 2022 में होना है, तो उसके लिए आपको जाकर प्लेलिस्ट को देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ये सीरीज़ रहेगी इसमें हम एमसीक्यू लगभग 1500 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, उसको आपको एडजस्ट करना है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल जहाँ पर एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होगी वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, थियोरेटिकल जाना है, तो आप हमारे उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साइकोलॉजी का नाम है प्लेलिस्ट का। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो विलियम जेम्स इज द राइट आंसर। विलियम जेम्स को ही आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर जाना जाता है। ठीक है, जबकि साइकोलॉजी में व्यवहारवाद का जनक गाइस जेबी वॉटसन को माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, वॉटसन। इनका पूछा जाता है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान जो बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी है उसके जनक किसको कहा जाता है, तो वॉटसन को माना जाता है। ठीक है, ईगो लिबिडो का अर्थ है गाइज, आपने सिगमंड फ्राइड की साइकोएनालिटिक मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर से कहूँगा यार, अगेन आप प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने 3 टर्म दी थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। बेसिकली लिबिडो जो होता है गाइज ये काम ऊर्जा से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे ईगो के लगने से इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ठीक है, सेल्फ लव जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। गाइज जो ये थ्योरी दी है मनोलैंगिक विकास की, ये इरिक्सन ने दी है। ठीक है, इरिक्सन ने दी है, और इसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, ये भी हमने अपने टॉपिक में करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होना चाहिए किसका, तो ये उद्देश्यों का, जो एम्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है कि आपका जो टीचिंग है, आपका जो शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग मेथड्स होंगे, आपकी टीचिंग पॉलिसीज होगी, उसमें जो आप मेन ध्यान रखेंगे वो आप किसका रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स का रखेंगे, उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो गाइज ये होता है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, अव्यक्त अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। गाइस जो एक स्टेटमेंट होती है जो किसी सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट है मनोवैज्ञानिक उनके द्वारा दी जाती है। कोई एक पूछ सकते हैं, रैंडमली होता है, ये नहीं कह सकते किसी को पूछा जाएगा, कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये वाली जो दी है, क्योंकि आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि चेतन मन की जिक्र हुआ है, क्योंकि चेतन मन अचेतन मन इत्यादि के बारे में जो बात बताई थी वो फ्राइड ने बताई थी, तो ऑब्वियस ये स्टेटमेंट भी सिगमंड फ्राइड का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, तो आंशिक दमन जो होता है वो जो है असामान्य व्यवहार जो अबनॉर्मल बिहेव होता है उसका मॉरल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से ली गई है। आप जानते हैं गाइज की साइकोलॉजी के अलग अलग संप्रदाय है, जिसमें गेस्टाल्टवाद है, संरचनावाद है, मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद है।
अलग बहुत सारे जो इसके कॉन्सेप्ट्स है साइकोलॉजी के। आपसे इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वर्तमान समय में जो एजुकेशन है वो किस तरह की है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को सेंटर में रखकर एजुकेशन की सभी चीज़ें डिसाइड की जाती है। जो पहले के समय में, प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो गाइस शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, उसमें बालक जो है वो गौण रहता था, लेकिन अब मुख्य भूमिका में बालक रहता है। और ये साइकोलॉजी के किस कॉन्सेप्ट से ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर 3 मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था, साइको एनालिटिक थ्योरी। उनकी थ्योरी के बाद जो ये साइकोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकडूवल। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये वी एफ स्किनर ने ये कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और एक्सपीरियंस का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नता का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो गाइज ये शेष अवस्था में माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार ये छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जो मॉडर्न समय है, वर्तमान जो एट प्रेजेंट टाइम है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान को किस अवस्था में माना जाता है? तो ये शैशव अवस्था, इन्फेंसी में माना जाता है कि अभी शिक्षा में मनोविज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो जो इसका अध्ययन किया था, इसकी स्टडी की थी गाइस कार्ल सी गैरिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक किया है, यह कथन किसका है? तो रायवर्न का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? इंपॉर्टेंट, अरस्तु। बहुत बारी एग्जाम पूछा जाता है, ये वाली स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद रखने की, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने। इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को कहा जाता था, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में भी जो है डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, पहले इसको मन का विज्ञान कहते थे, फिर आत्मा का कहते थे, ठीक है, फिर जो है इसको आगे वर्तमान समय में व्यवहारवाद का ये विज्ञान कहा जाता है। इसके लिए आप थ्योरी के हमारे चैप्टर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट आपको ब्रीफ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले बे पुस्तक के रचयिता है, और इसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चौथे नंबर का है, लेकिन ये 3 गलती से लिखा है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो गाइज अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला। शिक्षा का वर्तमान समय में केंद्र बिंदु केवल और केवल एक ही होगा, वो कौन होगा? छात्र होगा, बच्चा होगा, बालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता था तो दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है अंतर्दर्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जो बी एफ स्किनर थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है, जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी लर्निंग थ्योरीज में, अधिगम के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये अमेरिका के थे बी एफ स्किनर, ये आपको याद रखना है। व्यवहारवाद के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ये जो है निरीक्षण विधि की, ऑब्जर्वेशन जो विधि है इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है? तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। गाइस परिभाषा वाले क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली नहीं भी ले सकते, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस जो स्टेटमेंट है वो एक तो कन्फर्म है कि पूछी जाएगी। अब साइकोलॉजी में 1000 से प्लस जो है स्टेटमेंट्स है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कही है, तो इतनी सारी आपको याद नहीं करनी है, बस हल्का फुल्का कोई दिखे कोई एक स्टेटमेंट्स अगर याद हो सकती है तो वो करे, बाकी जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप स्किप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं आपको ये लेमन भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये पक्का कि एक स्टेटमेंट तो आएगी। अब कौन सी आएगी वो थोड़ा रिस्की रहता है ना, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट्स को रटने के बजाय इनको अगर स्किप करें, या फिर कोई एक जो इंपॉर्टेंट होती है, जो छोटी सी स्टेटमेंट किसी के द्वारा दी जाती है, उसको याद करेंगे तो बेहतर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो गाइस वोल्फ ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? गाइस जो क्वेश्चनर थ्योरी है, प्रश्नावली विधि, इसका निर्माण सबसे पहले वुडवर्थ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वुडवर्थ।
27 अगेन गाइज हम क्या करेंगे, इसमें इनको छोड़ेंगे जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि 1500 क्वेश्चन है तो हम कोई भी इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माफ़ी चाहूँगा, इस वाली पीडीएफ में बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है वो डाले गए तो उनको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो गाइस ये सामाजिकता का यानी कि सोशलाइजेशन होता है जब बच्चे खेलते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में या अलग अलग सब्जेक्ट्स में जरूर टेट में पूछा जाता है, बिल्कुल जरूरी। और इसका जो टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन का, जो हमने अलग ही अपनी थ्योरी में करवा रखा है। सोशलाइजेशन होता है गाइस कि समाजीकरण किस तरह से होता है बालकों का, तो जिसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र आते हैं। तो खेलों के माध्यम से जो कि जैसे प्लेग्राउंड में खेलेगा बच्चा, स्कूल में खेलेगा, तो उससे क्या होता है बच्चे में कि उसकी जो सामाजिकता है उसका विकास होता है, ठीक है, सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी थी, जिसके द्वारा ये लगा था कि जो मनोविज्ञान है वो जो विज्ञान का है, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जो प्रयोगात्मक विधि है, इसने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने की कोशिश की थी। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस जीन पियाजे। संज्ञानवादी पद्धति का अर्थ होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो किसने दी थी, वो दी थी आपकी जीन पियाजे व ब्रूनर। जीन पियाजे ने दी थी, लेकिन पूरा जो कंप्लीट संज्ञानवादी पद्धति के बारे में समझाया था वो जीन पियाजे व ब्रूनर ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुदर्शी विधि का प्रतिपादन किया था, तो जे बी वॉटसन ने दिया था, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, ये क्या दिखाता है? तो ये गाइज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, धनात्मक स्थानांतरण दिखाता है, ठीक है। डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप थ्योरी देखिए। बहुत सारे साथी मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको इस टॉपिक का शायद पता भी नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और जीरो ट्रांसफर होता है, ठीक है, शून्य। अगर नहीं पता है गाइस, फिर से मैं कहना चाहूँगा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप थ्योरी को अच्छे से रीड करें। ओनली सिर्फ 14 से 15 वीडियोज़ है, मात्र 15 वीडियोज़। ऐसे भी अगर कोई यहाँ पे जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा किसी भी क्वेश्चन में कि कैसे ये वाला राइट है, तो आप पहले जाकर वीडियो को भी बंद कर दीजिए, इस वाली वीडियो को, और प्लेलिस्ट को वॉच कर लिए। उसके बाद अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक एमसीक्यू बिल्कुल ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्निरीक्षण विधि जो इंट्रोस्पेक्शन विधि के प्रतिपादन करता माने जाते हैं, किसको माना जाता है? तो विलियम वुंट को माना जाता है, ठीक है, अंतर्निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व तवन की अवस्था है, ये किसने कहा था गाइस? संघर्ष और तूफान ये कहा था स्टैनले हॉल ने। ये वाली स्टेटमेंट को कहूँगा मैं कि आप इसको जरूर याद कर ले, क्योंकि स्टैनले हॉल के द्वारा दी गई ये वाली स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ जाती है। 90% चांस है कि ये हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। क्योंकि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी उसके बाद जो शोध हुए साइकोलॉजी में, उसमें ये पाया गया कि क्षुरावस्था है, उसमें बहुत सारे, जब बच्चा क्षुरावस्था में आता है, क्षुरावस्था का पीरियड होता है 12 से 18 ईयर तक का, ठीक है, एडोलसेंस पीरियड। तो इसमें क्या होता है कि छात्र या छात्रा के अंदर जो है मानसिक रूप पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो मैच्योर होने लगता है, तार्किक रीजन करता है, लॉजिकली सोचना लग जाता है। फिजिकली भी बहुत सारे चेंज आते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब वॉइस में चेंज आता है, हाइट में आता है, बॉडी में आता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आता है। तो इसलिए इनको संघर्ष, तूफान, तनाव, भावनाओं की अवस्था, इस तरह की जो चीज़ें इस अवस्था में होती है, और ये सबसे पहले स्टैनले हॉल ने कहा था, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है। और इसी कारण है कि ये बहुत बार HP टेट के एग्जाम में अलग अलग तरीके से आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, TET परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? सबसे पहले TET होता है, TET गाइस ये जो विधि इसको बोलते हैं थियाटिक, एक सेकेंड, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, TET जो ये मेथड है गाइस को बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। जो गाइस ये है TET नहीं है, TAT है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए मापने के लिए की जाती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो TAT है परीक्षण, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो गाइस ये इंटेलिजेंस को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। और ये किस प्रकार की है? तो ये गाइस क्षेपी विधि है। ध्यान रखना, इसमें 4 प्रकार की डिवीजन होता है, विभाजन होता है बुद्धि की विधियों में, जिसमें वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, अर्धक्षेपी है, अपक्षेपी और प्रक्षेपी विधि। तो ये कौन सी है? जो TAT है ये प्रक्षेपी विधि में आता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में ये जो है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का एम या ऑब्जेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है? हैदराबाद में। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर नहीं देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी 1916 में। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता था 1879।
1879 क्यों? क्योंकि जो है ये क्वेश्चन ऑलरेडी टेट में आया था, उसमें एक ऑप्शन ये भी था 1879 का, क्योंकि आप जानते हैं कि 1879 में एक और भी घटना हुई थी साइकोलॉजी के इतिहास में। वो थी कि जो विलियम वुंट थे उनने सबसे पहले जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, कौन से देश में? जर्मनी के लिप्सिंग शहर में उनने 1879 को जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में। ठीक है, इसलिए 79 को यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि वहाँ पे देख कंफ्यूजन होना। लेकिन इंडिया में फर्स्ट मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कब हुई? तो 1916 में हुई। कहाँ पे हुई? तो कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में हुई थी। ध्यान रखना है, दो अलग अलग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भारत का पूछा तो 1916 यानी कि 1916 16 में, जबकि अगर फर्स्ट पूछे सबसे पहले तो 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलमैन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसको उपयुक्त ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है जो टॉलमैन का चिह्न अधिगम का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, जिसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसके जो जनक माना जाता है वो विलियम वुंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? इनसाइड थ्योरी, जो कि बीएफ कोहलर के द्वारा दी गई थी, इसका प्रयोग किया गया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है गाइस ये विलियम जेम्स को ही कहा जाता है, और इन्हीं को ही आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगेन क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या है कि किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो गाइस संपूर्ण स्थिति पर दिया जाता है, और अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो किसने दिया था? तो कोहलर ने था। अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था वॉटसन ने। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने बोला था सबसे पहले? तो वॉटसन को कहा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, मनोविज्ञान के व्यवहार के जनक। ठीक है, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? 1918। और इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद रखना है परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, दी किसने थी? किलपैट्रिक ने। 1918 मतलब इसके चांस कम है कि इसकी डेट पूछे कब उन्होंने ये डिस्कवर की थी ये वाली मेथड्स, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि परियोजना विधि दी किसने दी? तो किलपैट्रिक ने दी थी। प्रोजेक्ट मेथड इंग्लिश में उसको बोलते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, तो संरचनावाद का सिद्धांत जो है वुंट के द्वारा ने इस पे अध्ययन किया था, और इसी कारण वुंट ने ही ये संरचनावाद जो है कंस्ट्रक्चुअलिज्म इस स्कूल की स्थापना की थी साइकोलॉजी में। ठीक है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुत इफेक्टिव। ठीक है, बहुत प्रभावशाली। डी एमीना रचना है किसकी? अरस्तु की। ठीक है, अनीमिया, ठीक है, माफ कीजिएगा, डी एनीमिया रचना है अनीमा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो है विंघम घास। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान का इतिहास बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। हल्के से ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे क्योंकि इनका स्टैंडर्ड हमने हल्का सा इंक्रीज किया हुआ। जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, जो कि मैंने अभी पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वो वर्तमान में जो है वो वर्तमान में इसका क्या नाम है जो लिप्सिंग में ये वाली लेबोरेटरी जो लैब है वो एस्टेब्लिश किया था किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा 1879 में लिप्सिंग शहर में जर्मनी के। तो अब जो वर्तमान में इसका नाम जाना जाता है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जो है अब इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो स्वयं की, सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 57 प्रश्नात्मक विधि का जनक माना जाता है। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ और इसका जो राइट आंसर है वो है सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि वर्तमान स्कूलों में ये अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा
माफी जाऊंगा। शिक्षा मनुष्यों के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करते हैं। ये कथन किसका था? तो विवेकानंद का था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि विवेकानंद जी के द्वारा स्टेटमेंट दी थी, तो ये आपको याद रखना है कि विवेकानंद ने कहा था शिक्षा मनुष्यों की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, जो उसके अंदर इंटरनल कैपेसिटी है या जो पोटेंशियल है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? तो थॉर्नडाइक ने जो निश्चित और स्पष्ट, क्लियर एवं एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता है। और इसका मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा यहाँ पे थॉर्नडाइक से। थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके जो जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया, उनने अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो ये कॉन्सेप्ट है जनक माना जाता है, उनके जो साइकोलॉजी फिलॉसफी थी वो है निश्चित एवं स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाना लगा ये व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले क्या अभी बता रहा था, जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत सारे विकास हुए, कई दशकों, कई वर्षों, कई शताब्दियों से जो है मनोविज्ञान का जो है विकास हुआ है, इतिहास रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले साइकोलॉजी को मन का व्यवहार माना जाता था, उसके बाद आत्मा का विज्ञान माना जाने लगा। सबसे पहले मन का विज्ञान, फिर आत्मा का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उपरोक्त श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया किसने? विलियम जेम्स ने, और इसी कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में संबंध नहीं रखता है? वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो इन्होंने चेतना की बात की है, जो कॉन्शियसनेस है उनके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, क्रिटिसाइज इसको किया है। ठीक है, मैकडूगल का याद रखना है, आउटलाइन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, माफी चाहूंगा, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। गई जो है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कुछ नहीं है, बस आपको इतना रखना है, चाइल्ड जो है एजुकेशन के किसी भी स्वरूप में सेंटर में होना चाहिए, केंद्र में। इससे रिलेटेड ना अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन देखो कम से कम 10वीं बार आज की वीडियो में डिस्कस हो रहा है। अलग अलग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, और वर्तमान समय में ये अप्लाई हो रही है। टेट में अलग अलग तरीके से पूछ के यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं क्योंकि भाषा अलग होती है, जैसे यहाँ पे दिया है, बाकी आंसर वही होगा। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो अरस्तु के समय था। ठीक है, बाद में विलियम जेम्स ने इसको अलग किया था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो गाइस डेवलपमेंट मेथड, विकासीय विधि सबसे अच्छी होगी। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है क्या है? तो ऑल ऑफ द अबव, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, यानी कि तीनों जो है चाइल्ड, टीचर और टीचिंग मेथड्स, ये तीनों ही आपस में एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, और यही शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। कौन कौन? टीचर है, स्टूडेंट है जो यानी कि जो छात्र, और टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण शैली, किस तरह से आप टीचिंग कर रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया किस तरह की है, तो ये तीनों इसके मुख्य तत्व है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता, माफी चाहूंगा, व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी विशेषता के अनुसार जानने की कोशिश करना, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता का जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक व्यक्ति में ये विभिन्नता होती है। कोई अभिरुचि की, योग्यता की, ठीक है, शारीरिक हो सकती है वो, ठीक है, यानी कि हेरिडिटिकल हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, जिसको अर्जित किया गया है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अधिकरण के रूप में स्वीकार किया जाता था? वही है आत्मा है। ठीक है, सबसे पहले इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, फिर मन, फिर चेतना, और वर्तमान समय में व्यवहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव नहीं है, शिक्षक उद्देश्य मूल्यांकन और अधिगम अनुभव, ये तीनों इसके भाग है मूल्यांकन के, इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो चिंतन और कल्पना। ठीक है, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन जो है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिगम कर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलता
बाद जो ये सृजनशीलतावाद है, ये जो है अधिगमकर्ता का अधिकतम स्वतंत्रता देता है। निम्न में ऐसे कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभरने का प्रक्रिया है? तो ये पेस्टोलॉजी ने कहा था ये चीज़, ठीक है। जब शिशु अपने आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रिय जनित स्तर, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, ठीक है। जब शिशु जो है अपनी सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सोचते हैं, थोड़ा बहुत एक्शन करने की कोशिश करते हैं, और ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक ये अमूमन देखने को मिलता है कि जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा ही हर एक प्रक्रिया को करने की कोशिश करता है, ठीक है। रोना, देखना, मुस्कुराना, हाथ इधर उधर करना, ठीक है। ये सारी चीज़, यहाँ तक कि जो दूध पीना है, वो जो बच्चे की फूड ईटिंग प्रोसेस है, वो सभी भी इंद्रिय जनित स्तर पे ही आती है, सेंसरी मोटर स्टेजेस, ठीक है। ये 0 से 2 इसका टाइम पीरियड होता है। इसी में जो है जो शिशु अपने आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचता है और इनके द्वारा ही प्रक्रिया करता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपने बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इनामों का प्रबोधन देकर, ये जो है आपकी CDP से पूछा गया है, चाइल्ड जो डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको हम कहते हैं, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको अपने कॉमन सेंस का यूज़ करना है, तो उसको आप स्वयं भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो ये गाइज है ऑल ऑफ द अबव, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और जो किंडरगार्टन शब्द है गाइज, ये आता है कि किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये होता है फूलों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसने किया था? JB वॉटसन ने किया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो मैं आपको बोल रहा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसके भी छपने के पूरे चांसेस, जैसे स्टेनले हॉल ने जो बताया था ना, एडोलसेंस किशोरावस्था पीरियड को संघर्ष, तूफानों और तनाव वाली अवस्था, तो उसी तरह से ये वाली स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉटसन के द्वारा दी गई कि तुम मुझे कोई भी छात्र दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, सिपाही बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, ठीक है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, सामान्य मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, खेल मनोविज्ञान आता है, ठीक है, जबकि आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। बाल विकास में है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ध्यान होता है। बाल विकास में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें हम किस से किस एज तक की डिस्कस करते हैं? 0 से लेकर 18 वर्ष का, और जब 18 वर्ष से अधिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं वयस्क अवस्था यानी कि एडल्टहुड, ठीक है। जबकि हम साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट हम 0 से 18 वर्ष तक की बात करते हैं, इसलिए बाल विकास में केवल किशोरावस्था से, माफ कीजिएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन ड्यूबी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जबकि वॉटसन, स्किनर और CH हल, क्लार्क हल भी जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लार्क हल ने थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट दी थी, स्किनर ने थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशनिंग दी थी, ठीक है। JB वॉटसन को बिहेवियरिज्म का व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने में उसको दिक्कत है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी, जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिसग्राफिया होता है लेखन अक्षमता यानी कि राइटिंग डिसेबिलिटीज। डिस्प्रेक्सिया होता है गाइज गणितीय अक्षमता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो पठन अक्षमता है यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर है, अगर कोई भी बच्चा है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पे लक्षण प्रदर्शित लिखा है, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? पढ़ने की डिसेबिलिटीज़ है, जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, लिखने से संबंधित है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है पशुओं के प्रयोग में उपयोगी नहीं है, जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए अब नोट भी दिया है कि पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं मनोविज्ञान में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं, ठीक है। सामूहिक अचेतना का संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया था, तो युंग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही तरह का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, और इस हिसाब से जो है आप इस क्वेश्चन में मिलान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विकास वंशानुक्रम परमाणु दोनों से प्रभावित होता है, ये गाइस सही होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? यहाँ पे नहीं आएगा, है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये विकास का एक सिद्धांत है। विकास कहता है जो
विकास है वो, उस पर दोनों चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, वंशानुक्रम भी, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे होगा ये वाला सिद्धांत है नहीं, ये 3 नहीं है जो ऊपर ABC है, लेकिन डी जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ऑफ ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। ठीक है, अगेन कॉमन सेंस का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको हर एक ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को पढ़ना और जो आपको बिल्कुल अच्छा लगे, मोस्ट अप्रिशिएट आंसर, उसको आपको देना है। यहाँ पे चौथा जो नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल अच्छा लग रहा था इन 4 में से, मतलब ज़्यादा प्रभावी लग रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है, क्या है इसकी? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था, तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो थॉर्नडाइक के द्वारा ये नियम दिया था किसका? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। एक उन्हें थ्योरी लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, और तीसरा जो दिया था वो दिया था उन्हें एक सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्विलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो टॉलमेनी और गुथरी ने ये चीज़ दी थी पुनर्विलन के विषय में। अगेन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश के द्वारा किया गया था, तो मुरले के द्वारा यह किया गया था। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है, तो अनुकरण व पुनर्वलन का। ठीक है, इसका परिणाम होता है किसका? अनुकरण और पुनर्वलन का। ठीक है, BF स्किनर के हिसाब से। 100वां क्वेश्चन है शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध किसके साथ रखता है? तो समूह निर्देशन के साथ। तो गाइज ये थे आज के टॉप 100 MCQ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये PDF दे देंगे। इसमें जो है थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, CTET के लिए भी ये PDF इनफ है। HPTET में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की संभावना हल्की सी कम रहती है, लेकिन अब जो नॉर्मल एक क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए आप और वीडियो के देख सकते हैं जिसमें हमने अलग अलग MCQ किए हैं। आज की वीडियो में हल्के से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंक्रीज था। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े तो आपको ये चीज़ महसूस भी की होगी। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं तो वो आपको जरूर कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।